यूरोप वाला सेक्शन, इसका अफ्रीका वाले कौन से लिखे तुमने? यूरोप वाला सेक्शन खोलो एक बार। यूरोप। आप लोगों को ये पता है पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? मुस्कान पता है? शकीना क्या फर्क होता है पॉलिटिकल मैप? क्या फर्क होता है पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में, पता है? तो अभी तक यस सर तो बोल रहे थे, यहाँ से शिवानी आपने बोला यस। क्या फर्क होता है? पॉलिटिकल मैप जो होता है उसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज, रोडवेज, हाईवेज, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स, सिटीज, ये सब मेंशन किया होता है। और फिजिकल मैप में जियोलॉजिकल इंडिकेशंस होते हैं, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे वाटर है, कहीं पे ग्रासलैंड है, ठीक है, कोई रिवर है। खोलो गाइस एक बार यूरोप वाला। अगर आपके पास ये है तो सिक्स्थ एडिशन ऑक्सफोर्ड वाला, तो पेज नंबर है 80। कोई दूसरा होगा तो अलग होगा। एक चीज मुझे बताओ, आप लोगों ने जो लिखे हैं इसी में से देख के लिखे हैं या फिर अलग देख के लिखे हैं? अलग लिखे हैं, ठीक है। एक देखो, आपको एथेंस ग्रीस वगैरह दिखाई दे रहा है? एथेंस ग्रीस, नीचे बिल्कुल साउथ में आओगे, ग्रीस। ब्लैक सी के पास में एजियन सी ग्रीस है। यहाँ पे पिंडुस माउंटेन है, पिंडुस माउंटेन, पिंडुस माउंटेन, PINDHUS है। मैप सबके पास में नहीं है? चलो कल करते हैं फिर, अगर नहीं है तो कल प्लीज याद करके अपने मैप ले आना, ठीक है, सारे के सारे लोग, ठीक है। जयदेव यार बहुत गलत बात है, ठीक, कल करते हैं, इधर नहीं लेके आए तो, ठीक। ये यूरोप वाला आ जाओ कल प्लीज, ले आना मैप और कलरफुल वो हाइलाइटर वगैरह भी ले आना अपने। कल मैंने बोला था आप लोगों को, ठीक है। हम कहा थे? जिम्बाब्वे में थे। जिम्बाब्वे का बचा हुआ था, जिम्बाब्वे लिखो पहले। क्या है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में बचा हुआ था, ओके। जाम्बिया बचा हुआ था, जाम्बिया। एक मिनट, जिम्बाब्वे हो, एक मिनट में देख लेता हूँ, हरारे। एक मिनट मैं भी चेक कर, हाँ, मोजाम्बिक बचा हुआ था, ठीक। एक चीज सबसे पहले लिखो, जाम्बेरी रिवर के बारे, जाम्बेजी रिवर के बारे में, ठीक है। पहला पॉइंट ये लिखोगे, दिस इज द ईस्टर्न फ्लो, जो हमने कल बात नहीं की, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ठीक है। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, कहां पे ओरिजिनेट होगी? दिट विल ओरिजिनेट जाम्बिया में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। एक चीज और जो मुझे है, एक तो ये और एक ये वाला लिखो, ये वाले की जरूरत है नहीं हमें, अंगोनिया, ठीक है। एंड जाम्बेरी ये क्या बनाएगी? दिस विल क्रिएट ए डेल्टा। इंडियन ओशन, और ये जब डेल्टा बनाएगी दैट विल क्रिएट इन मोजाम्बिक। क्या? जाम्बिया में, जाम्बिया में ओरिजिनेट हो रही है, फोल माउथ बन रहा है जाम्बेरी रिवर के यहां पे, ठीक है। और एक चीज और लिख देना, जो मेरी लिम्पोपे रिवर है ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, लिम्पोपे रिवर। लिम्पोपे रिवर भी कैसी है? ईस्टर्न फ्लोइंग, पूर्ववर्ती धारा वाली नदी, पूर्ववर्ती धारा प्रांत वाली नदी है लिम्पोपे।
ठीक है, और जो एक और चीज है ध्यान रखने की, चलो हम उसके साथ पढ़ेंगे जब ई स्वाजिनी या स्वाजीलैंड पढ़ेंगे तब बताऊं मैं वो बात, ठीक है। और एक और बात है, जो मोजाम्बिक चैनल है वो इसी के साथ में है। दो चीजें, मोजाम्बिक आइलैंड भी है और मोजाम्बिक चैनल भी है, ठीक है। और एक चीज जो है दैट इज माउंट नामुली, माउंट नामुली, बस और कुछ नहीं है, माउंट नामुली। मोजाम्बिक की आईएसपी, हाँ अंगोला हाईलैंड्स में, हाँ ये लिखना, वो वाला नहीं लिखना है, दूसरे वाला, दैट इज नॉट सिंपल। क्या है, लिम्पोपो, लिम्पोपो रिवर, दोनों ईस्टवर्ड फ्लोविंग है, ठीक है। लिम्पोपो भी वहां हो गया इतना, चले आगे, साउथ अफ्रीका में आ जाए, अभी लेक विक्टोरिया तक हो गया था हमारा, सॉरी साउथ आ जाओ, साउथ अफ्रीका, एक्स्ट्रा मोस्ट पॉइंट पूरे किसका, साउथ अफ्रीका का भी, साउथ अफ्रीका का भी और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का भी, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, एक्स्ट्रा मोस्ट पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज सुनो, यहां पे इसकी 3 कैपिटल है, पूरे साउथ अफ्रीका में, पूरे वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका ही ऐसी कंट्री है जिसकी क्या है, मतलब जिसने अपने अलग हिसाब से, मतलब अगर मैं डेमोक्रेसी में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स की बात करूं, डेमोक्रेसी क्या 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 है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, और मेरे पास क्या है, एग्जीक्यूटिव, मीडिया इज द 4th पिलर। 3 इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं 3 इंपॉर्टेंट पिलर बोला है। इन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 कैपिटल बनाई है, वन इज केप टाउन, सेकंड इज मेरी प्रीटोरिया, एंड थर्ड इज माई, कहां गई, ये ब्लूमफॉन्स्टीन, ठीक है। इसी के, अब ये तो पुरानी बात है क्या, 3 ये, अब कौन सी है, आई थिंक ये तो प्रीटोरिया शायद जुडिशरी है, और केप टाउन एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशरी लेजिस्लेटिव वाली ब्लूमफॉन्स्टीन, ठीक है। एक चीज जो मेन ध्यान की है, इसी कंसेप्ट के ऊपर आके जब आंध्र प्रदेश में यंगेस्ट सीएम थे चंद्रबाबू नायडू, याद है पिछली बार थे आंध्र प्रदेश में, तो उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी इसी बिहाफ के ऊपर 3 कैपिटल बनाई थी, किसकी, आंध्र प्रदेश की, अमरावती, हैदराबाद, और मेरे पास एक और था, उनको डिसाइड किया था, और कुछ टाइम तक क्या रही थी, तीनों की तीनों क्या रही थी, कैपिटल बन के रही थी कुछ टाइम के बाद में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को बाद में नलीफाई कर दिया था, इनवैलिड घोषित कर दिया था। तो उसके बाद में क्या, अमरावती इज द कैपिटल, राइट। पहले क्या था, हैदराबाद भी था, अमरावती भी था, उस हिसाब से, एंड दैट कंसेप्ट केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो अभी वो इतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। यहां पे इंपॉर्टेंट रिवर लिखोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है ऑरेंज रिवर, ऑरेंज रिवर, ठीक है। ध्यान रखना है, दिस इज द वेस्टर्न फ्लो रिवर, वेस्टर्न फ्लो ऑरेंज रिवर, ठीक है। ऑरेंज है, येलो, चाइना में हम क्या पढ़ेंगे, चाइना में हम येलो रिवर पढ़ेंगे, अभी ऑरेंज रिवर है, ठीक है। चाइना पढ़ेंगे तो येलो रिवर के बारे में, ऑरेंज रिवर क्या है, वेस्टर्न फ्लोइंग, पश्चिमवर्ती नदी है, ठीक है। ओरिजिनेट कहां से होगी, ड्रैंकेस्टनबर्ग माउंटेन रेंज से, ड्रैंकेस्टन माउंटेन रेंज से, जो मेरा कहां है, जो मेरा लिसोथो में है, लिसोथो, ठीक है। लिसोथो से ओरिजिनेट होगी मेरी ओरिजिनल, ठीक है। लिसोथो कंट्री है, दैट इज ड्रैंकेंस
बर्ग्स माउंटेन रेंजेस, एंड फ्लोइंग फ्रॉम वेस्टर्न साइड फ्लो करेगी एंड देन इट विल फॉल इनटू द अटलांटिक ओशन। ठीक है, लिसोतो में उस जाने का कुछ है नहीं, लिसोतो कैपिटल है तो क्या है, मसारू, नहीं ध्यान दोगे डजंट मैटर, कोई भी ध्यान देने की बात नहीं है। ईस्ट स्वाजीलैंड में एक कमाल की चीज है, ईस्ट स्वाजीलैंड में एक कमाल की चीज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक चीज ये ध्यान रखना बस, एक रिवर है यहां पे, कार्डेन रिवर, जो किस तरह फ्लो करती है, जो फ्लो करती है वेस्टर्न साइड ऑफ लिसोथे, और ये क्या करती है, क्रिएट नेचुरल बॉर्डर बिटवीन लिसोथे एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास एक और है, दूसरी लैंड लॉक कंट्री है ईस्वातिनी, ईस्वातिनी या स्वाजीलैंड, ये तो लिसोथे लैंड लॉक्ड है, दूसरी मेरी क्या है। एक चीज ध्यान रखनी है, जो मेरी ये वाली है लिसोथे, इसको कंप्लीटली कौन बॉर्डर, इसके साथ सिर्फ एक ही कंट्री बॉर्डर शेयर करती है, दैट इज माई साउथ अफ्रीका। लेकिन जो मेरी ईस्ट स्वाजीलैंड है उसके साथ क्या है, उसके साथ दो कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है, फर्स्ट इज साउथ अफ्रीका और दूसरी है मेरे पास मोजाम्बिक। बॉर्डर टच करती है हल्का सा मोजाम्बिक। ठीक है, सॉरी, हाँ बताने बता दो, नहीं बैक नहीं आएगा इसमें, बताओ क्या लिखने बताना। मैंने ये कहा था कैलेडोन जो रिवर है मेरी, मैं दोबारा लिख देता हूं, जो मेरे पास कैलेडोन रिवर है वो क्या है, वो वेस्टर्न साइड फ्लो करती है लिसोथे के, जो मेरा लिसोथो कंट्रीज के वेस्टर्न साइड में फ्लो करती है, और ये क्या करती है, इट्स क्रिएट अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड लिसोथे। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था मैंने जब हमने बात की थी हमने ये पढ़ा था कि लैंड लॉक कंट्री है दोनों साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, वन इज लिसोथे, दूसरी इज स्वातिलैंड या फिर ईस्वातिनी, ईस्वातिनी। ठीक है, ईस्वातिनी देखने में ऐसा लगता है कि कंप्लीटली क्या है, ये तो कंप्लीटली लिसोथे किसके अंदर है, साउथ अफ्रीका के अंदर, लेकिन कुछ हिस्सा क्या है ईस्वातिनी किसके साथ टच करता है, मोजाम्बिक के साथ। लैंड लॉक है वो भी। लैंड लॉक का मतलब ये नहीं है कि लैंड लॉक का मतलब ये कि जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हो। अब इसका स्पेशल केस इसलिए कि इसके चारों तरफ साउथ अफ्रीका है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें कुछ हिस्सा मोजाम्बिक का टच होता है। अब ये नहीं कि मतलब किसी एक कंट्री के अंदर तभी लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक तो वो भी है, ऑस्ट्रिया भी मेरी लैंड लॉक्ड है, सॉरी हंगरी, हंगरी ऑस्ट्रिया भी है, हंगरी है, मैंने एग्जांपल लिया सबसे सेंटर की लैंड लॉक्ड है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करती है, ऑस्ट्रिया भी लैंड लॉक्ड है, लेकिन वेटिकन भी लैंड लॉक्ड है, लेकिन वेटिकन की चारों तरफ क्या सिंगल एक कंट्री है। ठीक, आ गया अब बोत्सवाना। ठीक, कालाहारी डेजर्ट, फेमस डेजर्ट, ध्यान रखना है कालाहारी डेजर्ट इसका पार्ट नहीं है, कि सारा डेजर्ट का पार्ट नहीं है, ना ही ये सोहेल रीजन में आता है, ना ये सारा डेजर्ट से डायरेक्ट करता है। इट फाउंड्स इन दी बोत्सवाना लैंड। ठीक है, कालाहारी गेम रिजर्व। ठीक है, ये है पार्ट। और एक चीज लिख लो मेरे पास सबसे पहले इसका सीक्वेंस, एक तो पहले लिखो ये मेरे पास विक्टोरिया फॉल्स, कौन सी रिवर पे है, जाम्बेरी रिवर पे, कहां पे है, जाम्बिया में। अब इससे वेस्टर्न सॉरी सदर्न साइड में एक सीक्वेंस लिख लो, पहले नंबर पे लिखो चोबे नेशनल पार्क, चोबे नेशनल पार्क, दूसरे नंबर पे लो नक्साई पैन नेशनल पार्क, मेरा फर्स्ट, मेरा सेकंड, ठीक है, मेरा थर्ड सेंट्रल कालाहारी,
गेम रिजर्व। फोर्थ में मेरे पास में कालाहारी डेजर्ट, एंड फिफ्थ में मेरे पास में दैट इज माई गाड़ी टाइगर पार्क, टाइगर पार्क, कालाहारी डेजर्ट, सॉरी, ये सेंट्रल कालाहारी गेम रिजर्व, नक्साई पैन नेशनल पार्क, एक दो तीन चार, दिस इज माई 5। टाइगर पार्क, ठीक है। मसाई मारा रीजन बताया था केन्या में, वैसे सबसे बताए, सबसे अगर आपको क्या करना है, आपको स्मॉल ग्रासलैंड्स वगैरह में, डेजर्ट एरिया में घूमना है। स्मॉल ग्रासलैंड, देखो यहां पे जो ग्रास होगा वो कैसा होगा, वो होगा श्रब्स के, वो होगा ब्रूस श्रब्स के जैसे ही, छोटे वाला सूखा टाइप। और जो आप काला वहां पे जाओगे ना मसाई मारा में, वहां पे जो ग्रास लैंड होंगे, दे समथिंग लाइक दैट, वो होंगे जो झाड़ियों से दूसरी वैरायटी जो ज्यादा ग्रीन होगी, हाइट उनकी ज्यादा होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देख, जैसे तुम अगर ये पहाड़ वाला एग्जाम्पल ले लो, अब तुम पहाड़ देखोगे तुम्हें कैसा दिखाई देगा, सफेद घास दिखाई देगी सूखी हुई, लेकिन जड़ के पास कैसी होगी, हरी। और थोड़े दिनों में बारिश आ जाएगी तो सारी सारी कैसी हो जाएगी, हरी, ठीक है। तो मसाई मार रीजन है दैट इज मोर ऑफ द ग्रीनरी, उस टाइप का होगा। और यहाँ पे कैसे होगी, यहाँ पे ऐसे सूखे वाली टाइप, ठीक है। एंड दोनों फेमस किसके लिए, फेमस फॉर द सफारी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें और कुछ नहीं है, कुछ इनकी न्यूज होगी आयरन ओर वगैरह की, तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट लिखो नामीबिया, नामीबिया, ठीक। सबसे पहले तो एक कोस्ट लिखो, स्केलेटन कोस्ट, स्केलेटन कोस्ट। अब इसका कोई है स्टोरी, स्केलेटन कोस्ट ऐसे, ये इसका स्केलेटन कोस्ट इसको इसलिए बोला जाता है, लेकिन इस जगह पे हमें क्या है, हमें मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स मिले हैं, बहुत फॉसिल्स, ठीक है। और एक चीज और, ये कलारी डेजर्ट इससे फार्ट करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कलारी डेजर्ट कहां है, बोत्सवाना। और एक ये लिख लो, ओआस माउंटेन्स, सेंट्रल पार्ट ऑफ नामीब। और ऑरेंज रिवर जब कहां आएगी, ऑरेंज रिवर जब यहां पे इसमें एंटर करेगी, किसमें, नामीबिया में, देन इट इज नोन एज फिश रिवर, ठीक है। होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो। होमवर्क ये कहता है कि भाई आपको ये पता करना है, यहां पे देखो एक तो ये है इतोसा नेशनल पार्क, ठीक है, एक में नामीब नोक्लुफ नेशनल पार्क, ठीक है। आपको ये पता करना है जो इंडिया ने ट्रांसफर कराए थे क्या, टाइगर्स का, नॉट टाइगर्स का, चीता का, कौन से नेशनल पार्क से आए थे और कौन से रीजन से आए थे, ठीक है। नामिब,
ना पर श्योर हो ना भी नेशनल पार्क से आए थे? ठीक है, लिख लेना कौन सा था, क्या इनके अलावा कोई मेंशन है? नहीं है। ठीक। एंड दूसरी चीज हम कल इसके ऊपर बात करेंगे, मेरे पास जो है वाई मध्य प्रदेश का जो क्या है टाइगर रिजर्व के इन बेतवा वाला जो रीजन पड़ता है मेरा, वाई इट इज सुटेबल फॉर द नामिब टाइगर, उमनाई भी नामिब चीता। चीता के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या होती है? स्पीड तो उसका फीचर हो गया ना। उनको क्या चाहिए? दे हैव वेरी लॉन्ग वास्ट एरिया। अगर आप टाइगर को रखोगे तो टाइगर कुछ एरिया में रह सकता है, लेकिन चीता क्या चाहिए एज कम्पेयर टू बाकी सबके? एरिया ज्यादा चाहिए। क्योंकि जब वो रोम करने निकलते, घूमने निकलते हैं, तो क्या है बहुत लंबी दूरी तय करते हैं एज कम्पेयर टू टाइगर। ठीक है, सॉरी टाइगर और लाइन, लाइन को इतना जाना नहीं होता है। लाइन सुबह सुबह उठेंगे, दो चार बार दहाड़ेंगे, वो फिर उनकी मैडम सुन लेगी, वो जाएगी शिकार करने, वो लेके आ जाएगी, वो आके वो खा लेगा बस, फिर सो जाएगा। उनको कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। क्या है? एक तो एक चीज ये ध्यान करना। ठीक, दूसरे फीचर की मैं बात करूंगा तो आपको चीता के फीचर्स पता करके आने। हाउ चीताज आर डिफरेंट फ्रॉम टाइगर या फिर लियोपार्ड। एक चीज और, हाँ मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम कहां से लेंगे, वी विल टेक चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और उधर से ही चीता क्यों ले, क्या कि चीता कहीं और मिलते हैं? लिख लो, चीता की सिर्फ दो ही वेराइटी है, वन इज एशियाटिक चीता, एशियाटिक चीता, सेकंड वन इज अफ्रीकन। ठीक है, एशियाटिक जो चीता मिलते थे वो सिर्फ दो ही कंट्री में मिलते थे, वन इज इंडिया, सेकंड इज ईरान, सेकंड इज ईरान, और दूसरे क्या है? अफ्रीकन। अफ्रीकन वाले दे आर फेमसली मोस्ट फाउंड इन दी नामीब रीजन एंड साउथ अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका और नामीबिया, एंड somehow फाउंड इन द बोत्सवाना आल्सो। हुआ क्या, इंडिया में एक्सटेंट हो गए। एक्सटिंक्शन का कारण क्या था? विलुप्त होने का कारण शिकार और फॉरेस्ट का कम हो जाना, डिफोरेस्टेशन, और डिजीजेस, बीमारियां। ऐसा माना जाता है कि अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूं तो एशियाटिक चीते जो थे, सॉरी एशियाटिक चीते जो थे, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर थी एज कंपेयर टू अफ्रीकन चीता। तो इंडिया बहुत टाइम पहले क्या हो गए थे, तो इन्होंने क्या किया, पता है डी एक्सटिंक्शन का? डी एक्सटिंक्शन क्या कहता है? डी एक्सटिंक्शन ये कहता है कि अगर कोई प्रजाति विलुप्त हो चुकी है तो उसको वापस कैसे लेके आए।
बहुत टाइम पहले अगर आपने गेम्स ऑफ थ्रोन देखा होगा तो वहां पे एक वो होते थे वुल्फ्स की प्रजाति, ठीक है, उनके डीएनए हमें मिले, हमने क्या किया, हमने हस्की लिए और हस्की के साथ क्या कर दिया, डायर वुल्फ बोलते थे उनको, हस्की के साथ क्या किया, वही बात थी, डीएनए मिला, एग लिया हमने किसका, वुल्फ वगैरह, वुल्फ लेने हस्की का लिया, हस्की के एग में क्या कर दिया हमने, इंसेमिनेशन करेंगे ना, जब इंजेक्ट करेंगे तो डीएनए इंजेक्ट कर दिया स्पर्म की जगह पे, बैक डीएनए इंटर हुआ, इंटर होने पे क्या हुआ, और आईवीएफ के थ्रू वो एग इंसर्ट कर दिया, कुछ टाइम के बाद में डायर वुल्फ बन गए। वैसे ही बने डायर वुल्फ, लेकिन समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि उनके सारे के सारे ट्रेट नहीं आएंगे, कुछ ट्रेट कैसे आएंगे, कुछ ट्रेट कैसे आएंगे, कुछ ट्रेट वुल्फी हस्की के जैसे आएंगे, क्योंकि कंप्लीट नहीं आए, क्योंकि 50% कहां से है, डायर वुल्फ का है डीएनए, और 50% किसका है, हस्की का। तो हो सकता है कि वो क्यूट क्यूट हो, आपके अटैक नहीं करे, कुछ चीजें नॉर्मल रहे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डी एक्सटिंक्शन। और डी एक्सटिंक्शन क्या है, आप विलुप्त प्रजातियों को वापस ला सकते हो। यानी किसी टाइम में मैमथ हुआ कर रहे थे, मैमथ पता है, मैमथ अफ्रीकन एज में एलिफेंट हुआ करते थे, एलिफेंट भी ऐसे जिनके शरीर पे बहुत लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, पूंछ पे, पैरों पे, साइज में बहुत बड़े। आज के टाइम पे ये इनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं, बहुत कम बाल होते हैं पर बहुत कम। मैमथ के क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बाल होते थे, विशालकाय होते थे। एंड वो कहाँ, आइस एज के दौरान मिलते थे, तो हम उन्हें वापस लेके आ सकते हैं। लेकिन अब देखो जो कंसेप्ट है, तो वो जो कंसेप्ट है ध्यान रखना है, वो सिर्फ किसके बारे में, वो कभी भी एनिमल्स को बचाने के लिए है ही नहीं, दैट हैव द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो जो इतने आए थे और साहब जो कैमरे के आगे कवर करके फोटो खिंचा रहे थे कि हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज नेवर अबाउट इंट्रोड्यूसिंग चीता, इट इज समथिंग मोर देन। और मैं ये कह रहा हूं कि फिलहाल जो करंट गवर्नमेंट है, इससे बढ़िया गवर्नमेंट आ नहीं सकती इंडिया में, इससे बढ़िया गवर्नमेंट इंडिया में आ नहीं सकती है। पूछो कैसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने काम किया नहीं किया, वो है ही नहीं, पर देखो हर दिन वो मामला एक नया खड़ा करके रखते हैं। एक जनरेशन ऐसी है
जिसके लिए हर एक चीज क्या है, कंटेंट है, तो उसको कंटेंट मिल रहा है, नए नए टॉपिक। उनसे ऊपर वाली जनरेशन क्या है, उनको बेचारों की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, किसी को लड़का चाहिए, किसी को लड़की चाहिए, उनके लिए बस यही मतलब है। उससे जो ऊपर वाली जनरेशन, उनको क्या है, वो इस बात से परेशान है कि अरे भगवान, गरीब आदमी के साथ तो सब बुरा ही होता है, गरीब आदमी कोई होता नहीं है, ठीक है। और जो उनसे बिल्कुल बूढ़े वाले हैं, जो ठीक ठाक हैं, वो बैठ के ताश खेल रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, वरना फिर शादियां कर रहे हैं। यही तो हो रहा है। जो सबसे यंग जनरेशन, वो क्या कर रहा है, उसके लिए हर एक चीज कंटेंट है, ये कंटेंट वो कंटेंट, गवर्नमेंट भर भर के कंटेंट दे रही है। पहले कुछ और कंटेंट दिया, फिर पेट्रोल के रेट बढ़ गए, ये कर दिया, वो कर दिया, कल परसों उन्होंने कुछ टीचर्स के खिलाफ, अब देखो किनकी चढ़ रही है, ऑनलाइन टीचर्स की चढ़ रही है, इनको लपेट दिया, चलो करो काम, ठीक। और उससे बाद में जनरेशन क्या है, उससे उससे फिर बड़ी वाली जनरेशन, उनको फिर वही है, लोगों की शादी नहीं हो रही, जिनकी शादी हो रही है वो वैसे डर रहे हैं, ड्राम में पैक हो जाएंगे, ठीक है, जिनकी हो गई उनको वैसे डर रहे हैं, नहीं हुई उनको वो है, तो वो उधर उलझे में। उनसे थोड़े ऊपर वाले, उनके कुछ बस का नहीं है कि अरे भाई गरीब आदमी के साथ तो ऐसा ही होता है, गरीब आदमी का कोई नहीं होता। और बच्चे बूढ़े वाले या तो बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, या फिर शादियां कर रहे हैं, ठीक। तो इससे बढ़िया गवर्नमेंट नहीं आ सकती भाई, सीरियसली नहीं आ सकती, बिकॉज इंडिया डिजर्व दिस। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया में हमें 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 अपनी लाइफ से दूसरे की लाइफ में ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं पिछले साल भी एग्जांपल दे रहा था, अगर मैं वहां बाहर खड़ा हूं गेट पे, सर्दी की बात है, याद आ गया, सर्दी की बात, और मान लो मुझे ठंड लग रही है और मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, और मेरे मुंह से धुआं निकल गया, और मुझे देख लिया शशांक ने, शशांक आगे क्या कह रहा है कि अमन सर वहां पे थे और उनके मुंह से धुआं निकल गया था। उसने बताया किसको? गायत्री को। चलो सूरज की बात ले रहे, सूरज को बताए, सूरज ने आते क्या करे, अरे अमन सर वहां खड़े थे और वो सिगरेट पी रहे थे, उनके मुंह से धुआं निकल रहा था। अब यही बात जब जयदेव के पास पहुंचे, जयदेव ये कह देगा कि अरे नहीं, अमन सर ये थे और उनके हाथ में एक सिगरेट थी, पूरी डब्बी थी, और मैंने खरीदते देखा था, ठीक। ये बात पहुंची संगीता के पास, संगीता ने कह दिया कि अरे मैं तो उधर ही रहती हूँ, जब भी अमन सर यहां से जाते हैं तो 4-5 डब्बियां लेके जाते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ थिंग्स ऑपरेट, ठीक। उसके बाद में दिनकर देखा, दिनकर ने कह दिया कि अरे नहीं यार, उस दिन मैं सर से फैकल्टी रूम में पूछने गया था कुछ, वहां पे सर के मेज पे देखी थी मैंने रखी हुई। तो दिस इज हाउ दिस, और ये हंसने के बाद में, दिस इज हाउ इंडियन सोसाइटीज। इसीलिए तो बिग बॉस यहां पे फेमस है इतना, क्योंकि वो क्या दिखाते हैं, वो दूसरे घर के बीच की बात दिखाते हैं, दूसरे की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट, लड़ाई वड़ाई सब फेक है, कुछ नहीं। क्या है? आप व्लॉगिंग के नाम पे देख लो भाई, अगर जिंदगी में कुछ ना बनो ना, तो देखो आज लोगों को इतना चस्का चढ़ा, छोटा बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर क्लिप बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ठीक है। तुम सारे बच्चों की वो कर लो फॉलो, देखते रहो कौन कितना पैसे वाला, कितना क्या है। कुछ ना हो, जब उम्र 37 साल हो जाए, कुछ ना बने, 2-4 किडनैप कर लेना, पैसे आ जाएंगे। क्योंकि सबने अपनी लाइफ क्या कर रखी है, सबने अपनी लाइफ वो कर रखी है। तो पैसा तो पैसा है, जरूरी थोड़ी नहीं कि बढ़िया है बुरा है, पैसा तो पैसा है। 500 रुपये मेरे पास भी वही वैल्यू है, तुम्हारे पास भी वही वैल्यू है, किसी और के पास होगा तब भी वही वैल्यू है। क्या है? तो यार इस चीज में वो नहीं होना चाहिए ना। देखो अगर तुम इस बात पर रिजिड हो जाओगे कि हमें सब सही करना है, सही करना है, एक दिन तुम्हें इतना धक्का लगेगा। देखो आज के टाइम पे तुम्हारे लिए हो सकता है कि बहुत जस्टिफिकेशन, कि मैं बिल्कुल सही रहूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे भाई? किसी टाइम पे तुम एक देखो, तुम कितना ही नैरेटिव बना लो, चाहे कितना अच्छा नैरेटिव बना लो, कितना बुरा नैरेटिव लगा बना लो, 30-40 साल के बाद में जाके एक बार तुम्हें जरूर धक्का लगेगा, और तुम्हें लगेगा कि यार मेरी पूरी जिंदगी वेस्ट थी, जिस बिलीफ को लेके मैं चल रहा था वो बिलीफ ही बेकार था। कोई भी बिलीफ बना लो, चाहे तुम एक्सपेरिमेंट कर लो, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को बोल दो मैं बिलीफ बना के चल रहा हूं, तुम वो बिलीफ बना के चलो, और उस पर ठीक रहो। 40 साल के बाद दोनों को धक्का लगेगा, दोनों सही नहीं होंगे, बिकॉज दिस इज लाइफ। क्योंकि मैं कितना ही सही कर लूं, यहां पे भी कितने लोग हैं कि मैं कितना ही सही कर लूं, हर लोगों के लिए मैं भी सही नहीं हूं, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कमी लग जाएगी कि ये हो गया वो हो गया, दैट इज लाइफ। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लाइफ में खुश रहे, 2-4 लोग रखो, अपने माँ बाप रखो, अपने यार दोस्त रखो, 1-2 जो ढंग के हो। यार दोस्त 1-2 ही ढंग के होते हैं, ठीक है। और अपने तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे 40 की उम्र तक आते हैं, तुम्हारी बीबी या तुम्हारा पति, ठीक।
और दो चार उसके नॉन के लोग, दो तीन तुम्हारे नॉन के लोग, दो चार उनकी फैमिली है, ठीक है। 15-20 आदमी, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे लिए ठीक है, तुम उनकी मदद कर रहे हो, वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, यही जीवन है, ठीक। बाकी और किसी के बारे में नहीं सोचना, बाकी सबको डंडा लेके दौड़ाओ, बाकी किसी का कुछ नहीं है। तो वो कभी भी ध्यान रखना है होमवर्क में, और मैंने बता दिया है, ठीक है। दैट इज नॉट ऑलवेज अबाउट चित्ता, दैट इज नेवर अबाउट चित्ता, देर इज समथिंग मोर फिशी गोइंग देन ऑन देयर। सी से पहले कोंगोल करो, अंगोला बाद में करेंगे वापस आगे। किनशासा, कैपिटल लिखो किनशासा, कोंगो की कैपिटल किनशासा। क्या क्या है? एक मिनट, ब्रिजल विले, तो किनशासा किसकी, अच्छा इसमें आगे, ठीक ठीक, ओके। दूसरे वाले की ब्रेजविले। एक चीज और याद रखनी है, दैट इज माई कोंगो रिवर, ठीक है। नेचुरल बॉर्डर बनाएगी कोंगो, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बीच, ठीक। एंड ये बटेक प्लेट्यू, बस खत्म, ठीक है। सबसे पहले लिखो माउंट स्टैनली, डीआरसी में, डीआरसी माउंट स्टैनली, माउंट स्टैनली। किनशासा में क्या हुआ था? देयर इज समथिंग हैपेंड ऑन किनशासा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, किनशासा, वाई किनशासा? देखो गाइस, इस वाले कैपिटल है किनशासा, मार्क स्टैनली, माउंटेन स्टैनली, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इसके, पहले जब कोंगो एक अकेलोता था तब किनशासा थी कैपिटल सिटी, सेपरेट होने के बाद में क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में किनशासा आ गया, उन्होंने अपनी क्या रखी, ब्राजील, ठीक है। और एक और चीज यहाँ की, अगर मैं इस सेंट्रल उसकी बोलूंगा, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज की सबसे बड़ी बोलूंगा, अफ्रीकन लिख लेता हूं, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करूंगा, तो वन ऑफ द रैपिड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज, रैपिड ग्रोइंग कंट्री है सबसे, ठीक। और रैपिड ग्रोइंग में चाहे मैं टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करूं, चाहे मैं पॉपुलेशन की बात करूं, चाहे मैं इंडस्ट्री की बात करूं, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेंटर की, और सबसे सेंट्रल अफ्रीका के सबसे मोस्ट पॉपुलर सिटी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली, सबसे ज्यादा रैपिड ग्रोइंग वाली, हर एक फील्ड में सेम। अच्छा, और ये लिख लिया,
देर इज न्यूरांगो। एक ये लिखो, लेक अल्बर्ट वगैरह के अपने बारे बात कर लिए। स्टैनली लिखना है, ये लिखना है, एंड किंशासा के बारे में लिखना है, बस इतना हो सब। ठीक। और एक और चीज, इसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में क्या है कि कोंगो रिवर को क्या इक्वेटर 2 बार कट करती है। इकलौती ऐसी, मतलब अफ्रीका की इकलौती ऐसी रिवर है जिसको इक्वेटर क्या करेगी, 2 बार कट करेगी, और कहां कर रही है, डीआरसी। ठीक। और लेक विक्टोरिया को भी कट करती है, उसके बारे में बात कर ली थी। ठीक। आगे बढ़ते हैं, कुछ रह गया किसी का? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, माउंट बोर और ये कैरे माउंटेन्स। इसमें कहां पे है, माउंट बोरे नगोई। एंड फोर्टिटी हिल्स भी देख लो, वन इज फोर्टिटी हिल्स। बस इतना ध्यान रखना है, फोर्टिटी हिल्स जो है दैट कम्स इन द ईस्टर्न साइड, ब्रैकेट में लिखना है ईस्टर्न वर्ड। और वो मेरी कौन सी है, वेस्टर्न वर्ड। बस इतनी सी। हमारा कोई खास नहीं है ना, कोई इतना कोई रिलेशन इन कंट्रीज के साथ में। नेक्स्ट वन इज चार्ड। ठीक है, रिवर लिखो, चारी रिवर। चारी रिवर। ठीक है, और ये चारी रिवर क्या है, चारी रिवर यहां से चलेगी, और दिस इज अगेन माई, चार्ड का क्या है, साहेल रीजन, सहारा में आता है। एंड दिस इज ऑल्सो हाफ क्या आएगा, साहेल रीजन में आएगा, नीचे का हिस्सा। और तकरीबन अगर मैं बात करूं तो इसका तकरीबन तकरीबन 75% हिस्सा कैसा है, डेजर्ट है। अप टू मोर देन 75% हिस्सा क्या है, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 75% का हिस्सा कैसा है, डेजर्ट है। एंड इज द पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट। और एक चीज और ध्यान रखनी है, दैट इज तिबेस्ती माउंटेन। तिबेस्ती माउंटेन ध्यान रखना, अगर मैं अल्जीर और तबलिसी, सॉरी तबलिसी कह रहा हूं, ऊपर की तरफ जाऊंगा ट्यूनीशिया की तरफ और उस तरफ, और मैं कहां पे मोरक्को और उस तरफ जाऊंगा, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास सैंड ड्यून्स वाले क्या मिलेंगे, सारा डेजर्ट। यहां पे मेरा कैसे मिलेगा, दैट इज पार्ट ऑफ द प्लेट्यू टाइप। डेजर्ट है लेकिन कैसा है, हार्ड सरफेस वाला, प्लेट्यू वाला। ऊपर वाला मेरा क्या है, सैंड ड्यून्स। तो मुझे एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी मेरे सैंड सी हैं, जितने मेरे पास क्या है, जितने मेरे पास डेजर्ट है, सैंड ड्यून्स है, मुझे कहां मिलेंगे, सारे के सारे मेडिटेरियन वाले साइड में, नॉर्दर्न साइड। ठीक है। सोहेल रीजन मेरा कैसा है, सोहेल रीजन से जस्ट नीचे मेरा पूरा ग्रीनरी है, और वहां में मेरा कैसा प्लेट्यू रीजन आएगा, मुझे कुछ माउंटेन रीजन मिलेंगे, सैंड ड्यून्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट मेरा कैमरून नीचे है। पहला माउंट कैमरून, दूसरा लिखो नॉर्थ एन टू एस माउंट कैमरून। ठीक है, दूसरा है मेरे पास में ये गल्फ ऑफ ग्यूनिया। ठीक है, और इसके नीचे आएगा मेरे पास इक्वेटोरियल ग्यूनिया, इक्वेटोरियल ग्यूनिया। और इक्वेटोरियल गिनिया के नीचे नीचे मेरे पास क्या आएगा, गैबोन। कुछ नहीं है और, लिख लिया।
गैबोन वेबोन, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, छोड़ दो उनको, ठीक है। नाइजीरिया में देयर इज ए नाइगर रिवर, एक, ठीक। अबूजा लिखो, यहीं पे लिख लो। Education technology student exchange program at university level, and India also provide funding to Nigeria for infrastructure development. Memorandum of understanding, MOU. U. कितना टाइम बचा हुआ है? लिखो, बताता हूँ फिर क्या होता है MOU। देखो ज्यादा डीप में मत जाओ, अभी अभी समझ में आया उतना मैं समझा देता हूं तुम्हें। सबसे बढ़िया दोस्त कौन है? तुम उसकी बुराई करते रहते हो। किस किस का नाम लो? तुम्हारा? ओके, क्या नाम है? राखी और दीपिका। देखो इसको दीपिका ही पसंद है, पहले दूसरी दीपिका थी, अब ये दीपिका। ओके चलो कोई नहीं। मान लो राखी और दीपिका दोस्त है, और इन्होंने कल क्या डिसाइड किया? इन्होंने डिसाइड किया कि भाई कल क्या है? साइंस का टेस्ट है, ठीक है। किसका? एनर्जी का और स्पेस टेक। तो राखी ने बोला कि मैं क्या करूंगी, मैं स्पेस पढ़ के आऊंगी। इसने बोला मैं एनर्जी पढ़ गया। और इन्होंने क्या कर दिया? फिर इसने कहा कि यार एक बात और कर। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक प्रपोजल लिया, उस प्रपोजल में दोनों क्या कर गए? दोनों एक चीज पे एग्री कर गए। ऐसा हो सकता है कि ये कहते कि यार देख स्पेस बहुत बड़ा है, राखी दीपिका कहते कि सर राखी कहते कि स्पेस बहुत बड़ा है, दीपिका तू ये करे कि स्पेस के तू क्या करंट अफेयर्स भी कराइए। तो ये कहेगी नहीं 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 यार नहीं, मैं नहीं करके आ रही, पर मैं 2024 वाले कराऊं, 2025 वाले तो। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ टर्म्स थी उन पे कुछ एग्री हुए, फिर इन्होंने एक दूसरे को कुछ और पॉइंट्स दिए, उन दोनों पॉइंट्स पे क्या है? उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ पॉइंट्स निकले और फिर दोनों कुछ पॉइंट्स पे एग्री हो। दैट इज एग्रीमेंट। पहले क्या किया? पहले इन्होंने प्रपोज किया कि गोल क्या है? टेस्ट में पास होना। और फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने बोला कि दिस इज द टर्मिनोलॉजी। फिर इन्होंने कहा कि हम स्पेस, मैं स्पेस पढ़ के आऊं, फिर साइंस, ये डिसाइड हुआ। लेकिन राखी का मन नहीं किया, नहीं यार स्पेस बहुत बड़ा है, मेरे से नहीं होगा, तू क्या कर, कम कर। तो उन्होंने कहा कि तू साइंस करके। फिर उसने कहा नहीं यार, फिर मेरे पास एनर्जी के करंट भी करने हैं मुझे, और फिर सब करना है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, पर मैं 2024 वाले कराऊं, 2025 वाले तू। आपस में मंडोली, दैट इज एग्रीमेंट, ठीक। अगर ये एमओयू होता, कल को क्या हुआ आए स्पेस के क्वेश्चन ज्यादा आगे, राखी ने मना कर दिया। राखी ने क्या कर दिया? मना कर दिया, नहीं दिखा रही, भाग जा, ठीक। अगर ये ट्रीटी होती, अगर ये क्या होती?
ट्रीटी होती तो लीगली बाइंडिंग होती। तो क्या करती, दीपिका उठ के आती और कंप्लेन करती मुझे कि सर देखो ऐसे ऐसे आपकी क्लास में ऐसा हो रहा है। उसने मुझे क्या किया था, उसने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था एग्रीमेंट के थ्रू, लेकिन क्या हुआ, इसने फॉलो नहीं किया। दैट इज माई ट्रीटी का क्या हो जाता, वोल्यूशन हो जाता। और फिर मैं क्या लेता, मैं एक्शन लेता किस पे, राखी ट्रीटी। लेकिन एमओयू क्या कहता है, एमओयू कहता है अब क्या हुआ, एमओयू अब क्या हुआ, अब सीन देखो, सीन दूसरा है। राखी ने क्या कहा, राखी ने कहा कि पहले हम एनर्जी वाले कर लेते हैं, ठीक है, तू मुझे दिखा दे। दीपिका ने फटाफट क्या दिखा दिया, बारी आई राखी की दिखाने की, राखी ने क्या किया, स्पेस के एक भी नहीं दिखाए। लेकिन अब एक और सिनेरियो समझो, दीपिका चालाक, दीपिका ने बोला कि देख दो एनर्जी क्या रखी, मैंने एक कर लिया है, लेकिन दूसरा तब दिखाऊंगा जब तू स्पेस का, ठीक। तो अब हुआ, इसने एक दिखा दिया, जैसे इसके एनर्जी के दोनों इसको दिखाने से मना कर दिया, क्योंकि स्पेस के 5 आए हुए थे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या कहता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये कहता है कि भाई आपको वो नहीं हो, लायबल नहीं हो, जब तक आपकी मर्जी है, जब तक आपका सही अच्छे से चल रहा है तब तक आपका चल रहा है। जिस दिन एक पार्टी का मन उठ गया वो बैक ऑफ कर, लेकिन ट्रीटी में कोई भी बैक ऑफ नहीं कर पाए, ट्रीटी में कोई भी बैक ऑफ नहीं कर पाए। एग्रीमेंट में क्या है, एग्रीमेंट में क्या है, थोड़ा सा थू 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 होगी कि भाई तुमने कमिटमेंट किया था, तुम अपने कमिटमेंट पे खरे नहीं उतरे। तो 3 टर्मिनोलॉजी होती है, वन इज ट्रीटी, सेकंड इज एग्रीमेंट, थर्ड इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सबसे बढ़िया क्या है, कितने लोगों को लगता है ट्रीटी है, उठाओ पुरानी यादें ताजा करते हैं, हाथ उठाओ, ट्रीटी के लिए कितने लोग करते हैं कि ट्रीटी बहुत बढ़िया है। ओके ठीक है, जय जय को लगता है। एग्रीमेंट कितने लोग लगता है एग्रीमेंट अच्छा है, ओके। कितने लोग लगता है एमओयू बढ़िया है, एमओयू बढ़िया है। हर एक कंट्री, कोई भी कंट्री ट्रीटी नहीं करती है, कोई भी कंट्री क्या नहीं करती है, ट्रीटी नहीं करती है। वो क्या करते हैं, आप देखना एमओयू करते हैं, इसके साथ एमओयू, इंडिया ने जापान के साथ एमओयू किया, इंडिया ने इंग्लैंड के साथ एमओयू किया, सब साथ एमओयू, क्योंकि जब तक अंडरस्टैंडिंग चल रही तब तक क्या है, सब बढ़िया है। इसको स्लो कर लिया करो, हमारे पास रेगुलेटर भी है, दोनों के बन गए। तो मेरे पास नहीं देखते, एक खड़ा आएगा ऑन कर देगा 5 पे, दूसरा खड़ा आएगा बंद कर देगा। तो वही भी तो है ना, तो 2 पे या 1 पे भी चला सकते हो कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, हमें प्रॉब्लम ना हो, यही चलता रहता है। थोड़ी पढ़ेंगे नहीं, गर्मी लग रही है, जाऊं उठ के नहीं जाऊं, जाऊं, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज क्या रेडी फॉर दी एमओयू। और एक आप टर्मिनोलॉजी और पढ़ोगे, कन्वेंशन, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वैसे आईआर करेंगे तब मैं बताऊंगा दोबारा से। कन्वेंशन क्या कहता है, कन्वेंशन ये कहता है कि भाई कोई मुद्दा है, कैसा मुद्दा है, ग्लोबल लेवल का। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें किसी सब्जेक्ट का पसंद नहीं आया, पढ़ाया हुआ, तो तुम क्या करोगे, तुम सारे इकट्ठे होगे, तुम सारे इकट्ठे होकर एप्लीकेशन लिखोगे, सब लोग क्या करोगे, साइन करोगे, उस पर क्या दोगे, सहमति दोगे, और फिर उसको क्या करोगे, कहीं जाके प्रपोज करोगे, ठीक है। क्या बोले जोशी साहब, अच्छा। तो दैट इज, और जो तुम्हारा सर्व सहमति हो किसी किसके ऊपर, किसी सिंगल गोल के, दैट इज योर कन्वेंशन। यानी प्रॉब्लम एक है, और प्रॉब्लम क्या है, सबकी है, और सब लोगों ने क्या किया, एक मत किया, एंड दे विल साइन ऑन इट, और फिर क्या हो गया, दे विल फॉर्म ए कन्वेंशन। न्यूज़पेपर आज की बात पढ़ो ना, तो यही बात सोचना कि ट्रीटी क्या है, कन्वेंशन क्या है, एग्रीमेंट क्या है, एमओयू क्या है। कन्वेंशन होगा तो क्या है, एक कॉमन प्रॉब्लम थी, तो कन्वेंशन कैसी चीजों पे बनेंगे, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स होगी। कैसी प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, केमिकल वेपन्स हो सकते हैं, उन पे क्या होंगे कन्वेंशंस। पोल्यूशन हो सकता है, उन पे क्या होंगे कन्वेंशंस। और छोटी मोटी चीजें उन पे क्या होगी कि आज उनको गेहूं बांटना है, आज उनको कुछ वो राशन देना है, आज उनसे क्या लेना है, आज उनसे मिसाइल लेनी है, एमओयू, एमओयू। ट्रीटी तो बहुत पंगे हो जाएंगे, ट्रीटी में तो कल को कोई भी जाके आईसीसी में खड़ा हो जाएगा। आज अगर इंडिया क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी, आईडब्ल्यूटी, अगर आज इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक दे, पाकिस्तान इंडिया वाले जाके नीदरलैंड में, पाकिस्तान वाले जाके कहां खड़े हो जाएंगे, दाहेग पहुंच जाएंगे नीदरलैंड्स पे कि देखो देखो हमारा पानी रोक दिया। क्यों रोक दिया, बिकॉज ट्रीटीज है लीगली बाइंडिंग कि जितना % पानी है, जितना देना है उतना देना पड़ेगा, लक्ष्मी नहीं चलाना है। ओके, तो ध्यान वहां नहीं खोना, यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही, ठीक। और ये सब तुम्हें पढ़ता होना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया, कितने लोग ऐसे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी, पता था ये चीजें,
मैं पीछे वाला पूछ रहा। तुम्हारे सब्जेक्ट आते हैं IR 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में, वहां पे होती हैं चीजें, क्या ट्रिटी है क्या वो है। ठीक है, समझ में आ गया एमओयू क्या है। तो सब लोग क्यों करेंगे, सब लोग एमओयू करेंगे। और आईएएस बनने के बाद भी जब तुम डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, तुम्हें दूसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या करना है, एमओयू साइन करना। तुम्हें मिनिस्ट्री के साथ क्या करना है, एमओयू साइन। मिनिस्ट्री अगर एग्रीमेंट कराए तो क्या कर देना है, मना कर देना है, नहीं करेंगे। क्या करेंगे, एमओयू साइन करेंगे कि जब तक हमारा मन करेगा तब तक ठीक है, वरना नहीं। मेरा ट्रांसफर होगा तो अलग बात है, लेकिन मैं क्या साइन करूंगा, एमओयू साइन करूंगा। नाइजर आ जाओ। ठीक, साहिल रीजन। एक चीज देखो, चार्ड रिवर, सॉरी चार्ड लेक, ये ध्यान रख, एक लिख लो पॉइंट चार्ड लेक। और ऐसे लिखो क्लॉकवाइज। पहला लिखो मेरे पास क्या है, नाइजीरिया। दूसरा है मेरे पास में नाइजर। और तीसरा है मेरे पास में चार्ड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्यों है, बिकॉज ये क्या है, ये एक ऐसी लेक है जो कहां है, जो सोहेल रीजन में है। इकलौती लेक, इकलौती लेक कहां है, साहिल रीजन में। बाकी सब क्या है, बाकी सब नीचे है। ठीक है, क्या हो गया संगीता, कुछ रह गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चार्ड, चार्ड लेक की बात है, लेक चार्ड की। नाइजीरिया, नाइजर और चार्ड कंट्री। ठीक, टेनरी डेजर्ट एंड एयर माउंटेन्स, बस खत्म। कर दूं अब। और कल मैप लेके आएंगे सब लोग प्लीज, ठीक है। मतलब अगर नहीं भी लेके आएंगे तो ऐसा है कि एक बेंच पे तो एक होना ही चाहिए, वरना फिर मैं उठा उठा के दूसरों के पास बैठाऊंगा। और तुम्हारे काम की चीज है, ठीक है, इतना नहीं कि एक्स्ट्रा पैसे खर्च करोगे। माली, ओनली वन चीज, अदरार देश इन्फोगास, अदरार देश इन्फोगास। अदरार देश इन्फोगास। ठीक है, एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि माली क्या है, कंप्लीटली डेजर्ट नहीं है, यहाँ पे नाइजर रिवर भी जाती है, नाइजीरिया वाली नाइगर रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, और लिख लिया। ठीक है, एक और देखो, हमने एक डिप्रेशन पढ़ा था, अफार डिप्रेशन, याद आ रहा है। वो था मेरा कहां पे, ईस्टर्न साइड, कहां पे, इरिट्रिया में, हाँ, ईस्टर्न साइड ऑफ, बिल्कुल उसकी। ध्यान रखना है वो जो मेरा पार्ट है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सहारा। और ये मेरा जो है कहा गया, ओकार डिप्रेशन, दैट इज माई पार्ट ऑफ सहारा। एंड वन इज वेरी फेमस, आई ऑफ सहारा, टॉबेट हिल्स। ठीक है, एंड ये दिस इज माई सेनेगल रिवर। सेनेगल रिवर क्या करती है, बॉर्डर बनाती है बिटवीन मोरिटानिया एंड सेनेगल के बीच में। हो गया।
सेनेगल पे आ जाओ। सेनेगल रिवर है, बॉर्डर बनाएगी, नेचुरल बॉर्डर। ठीक, कैपिटल ध्यान रखो डकार। ठीक, एक और लिखो, दैट इज माई गाम्बिया रिवर। ठीक है, गाम्बिया रिवर, ये मेरी जो है, ये मेरी गाम्बिया कंट्री है, द गाम्बिया कंट्री। लेकिन ओरिजिनेट गाम्बिया में नहीं हो रही, पूरा ट्रेवल करती है गाम्बिया में। अब एक सवाल ये उठता है कि सर ये इस तरह का पार्ट था, ये अलग से कंट्री क्यों ही बनाया? भाई इसको ले लेते। ये है लोवेस्ट लैंड, लो लैंड समझते हो, लो लैंड एंड स्वैम्प्स एरिया, दलदली जमीन और वो, तो इन्होंने पे एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, एक इस चीज को समझने से पहले मैं एक पॉइंट में समझा रहा हूं। देर इज समथिंग दैट इज नोन एज, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अफ्रीका की, दैट इज सिविल वॉर। कोई मुझे बताएगा सिविल वॉर क्या होता है? क्या होता है सिविल वॉर? कोई मुझे ये नहीं कहे गृह युद्ध, इसके अलावा और क्या होगा? क्या क्या है? सरिता बताए, ध्यान है? कोई बताएगा? दिनकर, जब किसी कंट्री में आपस में नागरिक ही किसी मुद्दे को लेकर। ओके ठीक है, पर ये सही मतलब पूरा सही नहीं। शशांक, विजेंदर, दो गवर्नमेंट परमानेंट नहीं होती, ये तो जरूरी नहीं है। दो पार्टियों के बीच में, तो पार्टी के बीच में तो उसके लिए थर्ड पार्टी नहीं है, वो सही बता रहे तुम। देर इज ऑलवेज टू आइडियोलॉजीज। जब भी किसी कंट्री में दो आइडियोलॉजीज होंगी, और दोनों आइडियोलॉजीज कैसी होंगी? पावरफुल। दोनों आइडियोलॉजीज कैसी होंगी? पावरफुल। लिखो, व्हेन देयर इज टू आइडियोलॉजीज इन अ कंट्री, और दोनों आइडियोलॉजी कैसी है? बोथ आइडियोलॉजीज आर वेरी पावरफुल। बोथ आइडियोलॉजीज आर वेरी पावरफुल। आई यस, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या बोलते हैं? दो विचारधाराएं होंगी किसी कंट्री में, दो विचारधाराएं हैं, और दोनों विचारधाराएं कैसी हैं? बहुत ज्यादा पावरफुल। अब इन दो विचारधारा की देख, क्या मेरे पास में दो विचारधाराएं हैं, वन इज ए, सेकंड इज बी। इन दोनों विचारधाराओं के बीच में क्या होगा? टसल होगा। क्या होगा? टसल। और ये टसल कैसा होगा? फाइट। और इनका एक ही एम होगा, दोनों का क्या होगा? सिंगल एम होगा। क्या एम होगा? टू अक्वायर दी पावर। और पावर कौन सी? पॉलिटिकल पावर। पावर कौन सी? पॉलिटिकल पावर। अगर मैं किसी भी स्टेट में पावर की बात करता हूं तो तीन तरह की पावर होती है। वन इज पॉलिटिकल पावर, सेकंड इज मिलिट्री पावर, थर्ड इज इकोनॉमिक पावर। ठीक है, कहीं पे भी देखोगे तो इकोनॉमी के लिए गार्जियन का काम करते हैं पॉलिटी। अगर किसी देश को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है, उस कंट्री की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है तो वो कंट्री क्या हो, कभी भी इकोनॉमिकल स्ट्रांग या इकोनॉमिकल पावरफुल नहीं बन पाए। तो सबसे पहला स्टेप, अगर किसी कंट्री को पावरफुल या सुपर स्ट्रांग बनना है, देन फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ए दे नीड टू हैव ए स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर। तो अगर उनके पास स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि वहां पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यहाँ पे एनार्की होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? कम्युनिज्म होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? किनशिप होनी चाहिए, कुछ नहीं। दैट इज नॉट द पार्ट। आपका ऑर्डर कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों के लिए कौन सा ऑर्डर सही है, मैं ये कह रहा हूं कि स्टेबल होना चाहिए।
कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। अगर किंगशिप में देखते हो तो किंगशिप भी, किंगशिप का पता है? किंगशिप, किंगशिप, किंगशिप की बात कर रहा हूं, किंगशिप की नहीं, किंगशिप। अगर राजा कमजोर हो, मंत्री ज्यादा पावरफुल हो, तब भी क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल ऑर्डर वीक हो जाएगा। राजा की नहीं चलेगी, किसी और की चल रही है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर आप डेमोक्रेसी में एग्जांपल देखते हो, आपकी सरकार कैसी है? गठबंधन की सरकार है, तो कैसा है आपका पॉलिटिकल सिस्टम? वीक हो सकता है, पॉलिटिकल ऑर्डर जो क्या होगा? वीक हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने कोई भी डिसीजन लिया, क्योंकि आप क्या है, आपका जो गवर्नमेंट है वो सोवरेन नहीं होगी, क्योंकि आपका जो डिसीजन होगा वो क्या होगा? दैट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल पावर्स। सोवरेनिटी के लिए क्या जरूरी है? कि आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए। सोवरेनिटी में एक बहुत बड़ी जरूरी है कि एक्सटर्नल कोई वो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी गठबंधन की सरकार है और बाकी सब चीजें हैं, तो देयर विल बी वेरी ह्यूज प्रॉब्लम कि आपको इंटरनल मैटर में क्या हो जाएगा? आपके डिसीजंस क्या होंगे? इंटरनल पावर से इन्फ्लुएंस होंगे। क्योंकि हर कोई क्या कहेगा कि अगर हमारा डिसीजन नहीं लिया तो हम क्या करेंगे? आपका लाइन छोड़ के दूसरे में चले जाएंगे, आपके पास सरकार गिर जाएगी। तो क्या होना चाहिए पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक ऑर्डर में? द गवर्नमेंट शुड बी फुल मेजोरिटी के साथ होनी चाहिए। जो मेजोरिटी गेन करना चाहिए उनको मेजोरिटी पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। जब पूरी मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट आएगी, देन पॉलिटिकल सिस्टम इज स्टेबल। पॉलिटिकल सिस्टम इज स्टेबल, या पॉलिटिकल ऑर्डर कैसा हो जाएगा? स्टेबल। एंड उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में यू गो फॉर द मिलिट्री। और मिलिट्री का होने के बाद में क्या है? मिलिट्री आप अपने आप को क्या करोगे? स्टेबल करोगे। लेकिन मिलिट्री का एक कंसेप्ट है, मिलिट्री में स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। आज आप बहुत पावरफुल हो गए तो कल को दूसरा पावरफुल होगा, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ानी पड़ेगी। जो आप खुद से अपने डिसीजन ले पाओगे कि नोट बंद कर दिए तो कर दिए, किसी की वो नहीं है। ठीक है, तुमने एक चीज करना, जाके राजन जी थे आरबीआई के गवर्नर, उनका स्टेटमेंट पढ़ना नोटबंदी के ऊपर। ठीक है, उनके स्टांस की, उनका क्या स्टैंड था। ठीक है, तो हो गया है ये। तो मेरा प्यार, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमें प्राइमरी सेक्टर हमारा कमजोर है तो प्राइमरी सेक्टर को एक्टिवेट करेंगे, और मोस्ट ऑफ कंट्री में प्राइमरी सेक्टर क्या है? वो ही पाता है एडवांस्ड। हमें क्या है? हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एडवांस करना पड़ेगा, स्किल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट लेके आएंगे, एंड देन क्या हो जाएगा लास्ट में जाके? लेकिन सिविल वॉर क्या कहता है? सिविल वॉर ये कहता है कि भाई दो आइडियोलॉजीज होंगी, इन दोनों के बीच में क्या चलेगा? टसल चलेगा। और इनका एम क्या होगा? इनका एम होगा टू एक्वायर पावर। और वो पावर कौन सी? पॉलिटिकल। अब इसी पॉलिटिकल पावर को हथियाने के चक्कर में दोनों आपस में लड़ेंगे। अब लड़ाई में मार काट भी हो सकती है, लड़ाई सिर्फ आइडियोलॉजीज की कई बार क्या हो सकती है? वॉयलेंस भी हो सकती है। और क्या होगा? इनमें से किसी ना एक को, आइदर कोई ना वन ऑफ देम विल अक्वायर पॉलिटिकल। और जैसे किसी एक को मिलेगी, उसका सबसे पहला काम क्या होगा? दूसरों को साफ करना, दूसरों को साफ करना। और जिस दिन दूसरे साफ हो गए उस दिन सिविल वॉर खत्म हो जाए। एंड देयर इज ए वेरी, और सिविल वॉर को स्टार्ट करने के लिए देयर इज वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन का एक बेसिक कंसेप्ट है कि अगर आपको रिवॉल्यूशन करना है तो रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल होने के लिए आपको दो ही चीजों की जरूरत है। इंटरनल सपोर्ट एंड एक्सटर्नल सपोर्ट। आपको अपने देश के लोग तो सारे अपने साथ चाहिए अगर आपको रिवॉल्यूशन करना है। बाहर के दोस्त लोगों का भी क्या चाहिए? आपको सपोर्ट चाहिए। आजाद हिंद फौज बनी थी, या फिर बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी लोग थे, गांधी वगैरह जाते थे कहीं, क्या करते थे वो बाहर जाके? दे वर आस्किंग फॉर द एक्सटर्नल सपोर्ट। वो तो यहाँ पे आ ही रहे थे, यहाँ पे तो लोगों को सपोर्ट कर ही रहे थे इंटरनली, लेकिन एक्सटर्नल लोगों के सपोर्ट चलो। अगर तुम्हें तख्ता पलट करना है, अगर तुम्हें कुछ भी पलटना है, अगर तुम्हें रिवॉल्यूशन करना है, अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट वीक हो जाएगा, देन रिवॉल्यूशन विल बी सप्रेस्ड। रिवॉल्यूशन दबा दिया जाएगा। रिवॉल्यूशन के लिए सबसे सक्सेसफुल चीज है इंटरनल सपोर्ट एंड एक्सटर्नल सपोर्ट।
अगर ये नहीं होगा तो कभी भी कोई भी वर्ल्ड का कोई भी, मैं नहीं कह रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस से बात करती है कि कोई भी रिलेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आपको एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत भी चाहिए। तो अगर आपको किसी को यहां पे भी हटाना है और आपको क्लास में रिवोल्ट करना है, आई वॉन्ट टू रिप्लेस समवन, तुम्हारी क्लास की मेजोरिटी तो होनी चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल सपोर्ट भी होना चाहिए। बाहर से भी कोई तुम्हें कहे कि हाँ ठीक है करो करो करो, दैट इज द पार्ट। तुम्हारी क्लास के बाहर का कोई भी आदमी एक्सटर्नल सपोर्ट ही है। क्लास में स्टूडेंट के अलावा कोई भी अलग आदमी, दैट इज योर एक्सटर्नल सपोर्ट, एंड यू गो फॉर द रिवोल्यूशन। और अगर तुमने इंटरनल से तुम कितनी कोशिश कर लो, यू वांट टू रिवोल्यूट विद दैट योर एक्सटर्नल सपोर्ट, जब तक नहीं होगा योर रिलेशन विल नॉट बी सक्सेसफुल। ठीक है, इसीलिए दुनिया का सबसे प्यारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। क्यों है? क्योंकि वो हमें आम जिंदगी की बात, जब हम आम जिंदगी की बात करें दैट इज माई पर्सनल लाइफ, और जब मैं दूसरे बात करता हूं दैट इज माई इंटरनेशनल लाइफ। मारना उसको सो रहे क्लास में, सुबह सुबह नहीं सोना है क्लास में। तो मेरा क्या है, अगर मैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप की बात करता हूं दैट इज माई पर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, मैंने कैसे किसी को धोखा दिया, मैंने कैसे किसी से काम निकलवाया, और जब मैं किस पे करता हूं, जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम करता हूं दैट इज माई इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तुम्हें पता है ना कि एवरीबडी इज फ्रेंड एंड नोबडी इज फ्रेंड। जो सबका दोस्त होगा किसी एक का दोस्त, कि वो किसी का भी दोस्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मेरा फंडा है कि मैं अपने दोस्त को अपनी सारी बात बताऊंगा। मुझे पता है कि अगर मुझे पता है कि भाई ये जयदेव का भी दोस्त है, ये प्रियांशु का भी दोस्त है, ये राहुल इसका भी दोस्त है, सूरज का भी दोस्त है, तो मैं इसके बारे में ना तो इसको मैं जयदेव की कोई बात बता सकता हूं, ना मैं प्रियांशु की कोई बात बता सकता हूं, बिकॉज एवरीबडी इज फ्रेंड इज नोबडी इज फ्रेंड। तो वही बात है, कुछ देश ऐसे भी होंगे दुनिया में जो सबके दोस्त होंगे, और वो सबके दोस्त हैं तो फिर उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करते। और ये आप थोड़े अच्छे शब्दों में लिखोगे तो आपका आंसर बनेगा किसका? आईआर का। और क्या, बस यही आईआर, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक, तो बेनिन वगैरह जो मेरा रीजन है, जो मेरे वेस्टर्न जितने भी हैं, जो मेरे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, दे ऑल और इन्फ्लुएंस या फिर अफेक्ट, नॉट इन्फ्लुएंस, अफेक्टेड बाय सिविल वॉर, बिकॉज देयर विल बी ऑलवेज टसल। अब है क्या समस्या ये है कि दिस पार्ट इज वेरी रिच पार्ट। गिग्स बताया, ग्रेन्स, आइवरी कोस्ट, गोल्ड, स्लेव। तो गोल्ड मिल रहा है आपको, गैबोन में चले जाओ, यहां पे आपको क्या मिलेगा? पेट्रोल, नेचुरल सब मिलता है। और जो क्या है, रिसोर्सेज कर्स वाली बात बोली थी, वो इसी फेमस पे सबसे अच्छी कैटेगराइज। अब होता क्या है, देखो एक चीज और समझो, इसको क्लियर करने के लिए मैं यही बता देता हूं। आओ गई, आई एम ए बिजनेसमैन, और अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका मेन मोटो क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। बिजनेस का ओनली कंसेप्ट है प्रॉफिट मेकिंग। अच्छा, कैपिटलिज्म किस बात की बात करता है? कैपिटलिज्म पता है क्या होता है? कि सब चीजें क्या होंगी? प्राइवेट होंगी। प्राइवेट या बिजनेसमैन का बेसिक फंडा क्या है? टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, अगर हर कोई प्रॉफिट बना रहा है, अगर मेरे देश में क्या है, कैपिटलिज्म है, और हर कोई प्रॉफिट बना रहा है, तो हर किसी के पास पैसा होना चाहिए। फंडा क्या है? फंडा यही बेसिक प्रॉफिट बनाने का है, और मैं उस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हूं, तो मेरा क्या है? मेरा बनना चाहिए। लेकिन अगर आप पैसों की बात करोगे या फिर आप पॉवर्टी की बात करोगे, तो कैपिटलिज्म में आपको क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा। व्हाई इज दिस सो? पढ़ लिया इकोनॉमी पूरा? ठीक है, ये चीज और पढ़ के आना कल। अगर तुम ये चीज समझ जाओगे तो तुम्हारा जो है क्रक्स है कि लड़ाई क्यों हो रही है आईआर में, या फिर तुम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, वो भी तुम्हारा क्लियर होगा बहुत इजीली।
कि वाई यूएसएसआर एंड यूएसए इज फाइटिंग. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द आइडियोलॉजीज. ठीक है. अब मैं सोशलिज्म की बात करता हूं. सोशलिज्म किसके बारे में बात करता है कि सब लोग किस पे रहेंगे, पब्लिक एंटिटी रहेंगे. अगर सब लोग पब्लिक एंटिटी रहेंगे तो देन क्या है, तो फिर तो मतलब प्रोडक्टिविटी सबके बराबर आनी चाहिए. तो वहां पे प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? मान लिया वहां पे गरीबी कम है, मान लिया वहां पे गरीबी कम है, तो इसका मतलब तो फिर जो मेरे पास जो लीडर्स हैं वो इतने अमीर नहीं होने चाहिए. सोशलिज्म में आप देखोगे आम जनता के पास पैसा ही नहीं है, पर जो गवर्नमेंट एंटिटी है उनके पास बहुत पैसा है. और वो किसकी बात करते हैं? वो समानवाद की बात करते हैं. तो फिर वैसा क्यों है? ठीक है, ये चीज पढ़ के आना होमवर्क में. तो ये जो बिजनेसमैन है ये क्या करेगा? मान लो इट्स ऑयल का काम है, क्रूड ऑयल. ठीक, इसको क्या चाहिए? इसको कहीं ना कहीं से ऑयल फील्ड चाहिए. ठीक, अब ये आया कहां पे? अफ्रीका. अब एक ऐसी कंट्री में गया ये जहां पे कोई एक रूलर है या कोई प्रेसिडेंट है. ठीक, एंड ही इज द नंबर वन. दे गोज टू द सेकंड वन. इसके नीचे सेकंड नंबर पे कोई होगा, या कोई वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, या फिर कोई इंटीरियर मिनिस्टर हो सकता है, कोई फॉरेन मिनिस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेकंड नंबर पर. आई एम बीइंग अ गुड बिजनेसमैन ऑलवेज अप्रोच द सेकंड वन. क्यों? क्यों? भर के भरे पड़े हैं यूट्यूब पे. तो बिजनेसमैन कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर को कर रहे हैं, एंड दे अटैक द सेकंड पर्सन. हाँ, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ में होने की वजह से पहले वाले लोग
क्यों मानेगा? क्या कह रहे हो कि फर्स्ट वाले क्यों मानेगा? फर्स्ट वाला सेकंड वाले के क्यों मानेगा, और सेकंड वाला फर्स्ट वाले को बताएगा क्यों? मैं समझा नहीं आपकी बात। आप क्या कह रहे हो कि फर्स्ट, देखो कोई तो हायरार्की होगी। बिजनेसमैन को फर्स्ट वाले को अप्रोच करना है, हाँ लेकिन गाना सेकंड वाले को, हाँ सेकंड वाला और फर्स्ट वाला एक दूसरे, मतलब इन दोनों में तो obviously देखो देखो उसको, देखो अब सबको कोई ना कोई चाहिए होता है। तो जिसको बहन बनाया था उसको कोई बात करने वाला चाहिए। कहना अपने तो मुझे माइक दोबारा बंद करना। कहते कि यार देख, हम सिर्फ मैं हमें ना, मतलब मैं किसी को कोई मुझे बहन बोल दे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहले मुझे ये लगा कि यार कोई किसी को बहन बोल रहा है इतनी बुरी बात थोड़ी ना है, ठीक है। फिर मुझे लगा कि यार ये अपने आप में आई एम दैट कूल गर्ल, आई एम द हॉट बेब टाइप समथिंग लाइक दैट, मुझे लगा वो उस कल्चर की होंगी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, सबके पास्ट का अपना कुछ ट्रोमा होता है जिससे लोगों को ये पसंद नहीं आता है। क्योंकि उसने मुझे एक बात बताई एक दिन बैठ के, कहती है अमन एक बात सुन, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं कि कोई बोल, मुझे ये नहीं पता यार सामने वाले की इंटेंशन क्या है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसों को देखा है, मैंने अपनी लाइफ में अपने मामा के लड़कों को देखा है, ठीक है, मेरी मासी के लड़के थे, आई जस्ट फेस देम, उनका इंटेंशन उतना अच्छा था नहीं, तो मुझे सुन के वो बहुत गंदा लगता है कि मुझे पता नहीं कि सामने वाला का इंटेंशन क्या है। तो जरूरी नहीं, और एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, ठीक है, मैं अभी की थोड़ी हालत सही बोल रहा हूं, जो 2007-8 के बाद में 10 के बाद में पैदा हुए हैं, जो उससे पहले हुए हैं, मैं 100% लिख के गारंटी दे सकता हूं, जैसे मैं डायरी नोट के लिए बोलता हूं, मैं 100% लिख के दे सकता हूं कि यू गर्ल्स एंड यू वुमेन्स ऑलवेज फेल्ट दैट काइंड ऑफ मोलेस्टेशन एट योर होम ऑल्सो, एंड दैट हैज बीन डन बाय योर क्लोज रिलेटिव। अगर तुम्हें साथ नहीं हुआ है कुछ, देन यू आर सो मच लकी टू दैट पॉइंट। लेकिन मैं, बिकॉज दिस काइंड ऑफ स्टफ हैपन, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इवन यू कांट इवन टेल योर मदर, इवन कांट टेल योर रिलेटिव्स ऑल्सो। तो है वो तो लोगों की, तो अगर वो ये कह रहे हैं तो उस चीज का ये नहीं है कि नहीं बनाना है वो। और ठीक है, और रही बात इनकी, मैं एक पॉइंट अपना समझाने के लिए कह रहा था, सबसे बढ़िया चीज जो है, जो मैं अभी कहता हूं, वो ये है कि खुद को इतना समझदार बनाओ, ठीक है। और समझदार बनाने का सबसे आसान तरीका है बहुत सारी बुक्स पढ़ो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बुक पढ़ो। जितनी बुक्स तुम पढ़ोगे, देखो रील मत देखो, वीडियो मत देखो, उनसे आएगा समझे, बट दैट वो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में काम नहीं करेंगे, वो तुम्हारे दिमाग को सिर्फ सड़ा रहे हैं। बुक्स पढ़ो, ह्यूमन बिहेवियर बुक पढ़ो, ठीक है, लोगों की सोशियोलॉजी बुक पढ़ो, साइकोलॉजी बुक पढ़ो, फिलोसफी पे बुक पढ़ो, तुम्हें अपने आप आदमी को देखते हुए पता लग जाएगा कि कोई कैसा है, एंड दैट इज द रियल पावर। दूसरा एक और तरीका है कि तुम मतलब बार बार चोट खाते रहो, धोखा खाते रहो, एक टाइम के बाद भी तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा, बट दैट इज नॉट द गुड थिंग। वो आपको क्या, वो आपको एक लॉन्ग टाइम में ट्रोमा दे सकता है। तो दैट इज द पार्ट। तो
प्रीति सबसे बढ़िया चीज क्या है? पहले भगा दो, ठीक है, भाग जा, नहीं बात करो। आवर वाइब्स नॉट मैचिंग, ये नहीं है ना भाग जा, ठीक है, वाइब नॉट मैच, वाइब मैच नहीं कर, इट्स कंप्लीटली फाइन विद। अब बेसिस पे आओ, देखो ये सेकंड वाले का सिर्फ इकलौता ड्रीम क्या है? सेकंड वाले का इकलौता ड्रीम ये है, इट्स वांट्स टू बिकम फर्स्ट। हर कोई फर्स्ट बनना चाहता है। आईएएस क्यों बनना है? लाइफ सुधरेगी, चीजें आएंगी। तो 2 नंबर वाला हमेशा फर्स्ट पे आना चाहेगा। और ये इसको अप्रोच करके क्या कर रहा है? इसको अप्रोच करके सिर्फ एक चीज बताएगा कि आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई। कि अगर मैं इसको अप्रोच करता हूं तो मान लो ये मुझे $90 पर बैरल के हिसाब से कुछ निकालने का पेट्रोल दे रहा है, क्रूड ऑयल, ठीक है। और हर साल ये मुझे ये भी बोलेगा कि, क्योंकि ये क्या है, ये भी हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल पर्सन है यहां पे। तो अगर ये मुझे ये भी कहेगा कि हर साल मैं क्या मानूंगा, इसमें कुछ ना कुछ 2% का या 5% का कुछ हाइक भी मुझे देना पड़ेगा, हो सकता है 10% का हाइक देना पड़े, या फिर अगर इंटरनेशनल मार्केट में इंस्टेबिलिटी आती है तो उस टाइम पे मार्केट रेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे पे करना पड़ेगा। और मैं इसको मना नहीं कर सकता। क्यों नहीं मना कर सकता? क्योंकि इसकी चलती है इस पे मुझे। तो मैं क्या करूंगा, आई अप्रोच टू द सेकंड पर्सन। और जब मैं सेकंड पर्सन को अप्रोच करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कहूंगा कि देख तू यहां पे बैठ, ठीक, मे बी मैं इसकी किलिंग कराऊं, मैं कुछ भी कराऊं, एंड आई रिमूव एंड सेकंड विल बिकम एट द टॉप पोजीशन। और फिर क्या होगा, मैं इसको बोलूंगा ये। अब मैं इसे कहूंगा कि देख आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन, नाउ इट्स माई टाइम। कोई हाइक नहीं दूंगा। मान लो 2-3 साल बाद मैं इसको और भी कम करता रहूंगी 70, और कल को ये कह दे कि देखो ये कंपनियां हमें लूट रही हैं, ये कंपनियां क्या कर रही हैं, हमें लूट रही हैं, मार्केट में रेट ये है, या फिर आम जनता इस पर प्रेशर बनाए, तो व्हाट इज माई बेस्ट ऑप्शन? अंग्रेजों ने क्या किया था? यही तो किया था, अंग्रेजों ने भी यही किया था। और पूरा पॉलिटिकल सिस्टम किस पे काम करेगा? इसी पे काम करेगा। हर एक बिजनेसमैन यही करेगा। और तुम बनोगे तो तुम्हें भी यही करना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग फेयर इन वॉर। तो क्या होगा इस वजह से? क्या अब देखो इसकी आइडियोलॉजी कुछ है, इसकी आइडियोलॉजी कुछ है, क्लैश होता रहेगा, ठीक। तो इस वजह से क्या है, इस वजह से 2-3 चीजें हैं। एक तो सिविल वॉर होता है। अब जो सेकंड नंबर पे है ये क्या करेगा, ये पर्सन इस थर्ड पर्सन को सारी इंफॉर्मेशन दे देगा कि देखो वन वाले को इसने क्या कर दिया, मार दिया, या फिर कैसे मरवा दिया, इसमें इसका हाथ था। अब जो टॉप पे बैठा है दे कैन कंट्रोल मीडिया, तो मीडिया वाले दिखाएंगे न्यूज जैसे कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है। हर जगह ये है सेंसरशिप ऑफ मीडिया। कहने को क्या है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन हमेशा क्या, सेंसरशिप ऑफ मीडिया। सेंसरशिप ऑफ मीडिया के नाम पे क्या है, आप कुछ दिखाई नहीं रहे हो जो असली बात है। तो ये क्या करेगा, जो टॉप पे बैठा है वो ये भी बात नहीं आने देगा, ये इसका सहारा लेगा। जो इसके सपोर्टर होंगे घूम के किसके पास आ जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे। जो फर्स्ट के सपोर्टर भी तो होंगे कुछ जो इसको सपोर्ट करे तब ये जीता, क्योंकि वोट तो बिजनेसमैन को वोट नहीं डालना है, वोट तो आम जनता को ही डालना है। तो ये क्या करेंगे, फर्स्ट के साथ जो इसको सपोर्ट करे तो वापस तीसरे के पास आ जाएंगे। वन आइडियोलॉजी इज हियर, सेकंड आइडियोलॉजी इज हियर। अगर क्या होगा, अगर ये बहुत ज्यादा वीक है तो एक दिन में निकाल दोगे इसको, और अगर नहीं वीक है, ये भी पावरफुल है, मीडिया इनको सपोर्ट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, असल चलेगा, सिविल वॉर चलेगा, ठीक है। लास्ट में कोई ना कोई एक हारेगा, जिसको हारेगा उसको सपोर्ट मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि देयर विल बी द दिस इज द बिजनेसमैन 1, दिस इज द बिजनेसमैन 2, दोनों अलग अलग को सपोर्ट कर रहे हैं। और हो क्या रहा है, हमें सारे के सारे रिसोर्सेज निकालने एट द अफोर्डेबल प्राइस, अफोर्डेबल रेट्स, चीप रेट नहीं लिखना है, एट द अफोर्डेबल रेट, क्योंकि मेन गोल क्या है, प्रॉफिट मेकिंग। मेन गोल क्या है, तो सिविल वॉर होने का सबसे बड़ा
अफ्रीकन कंट्रीज में दो ही रीजन है, एक तो रिसोर्सेज की वजह से, दूसरा आइडियोलॉजीज की वजह से। अब हाँ कुछ बोल रहे हैं? अब इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? आम जनता, खास तौर से चिल्ड्रंस को और वुमेन को, चिल्ड्रंस को और वुमेन को। एक मूवी है ब्लड डायमंड, एंड आई हाईली रिकमेंडेड यू, प्लीज देखो ब्लड डायमंड। आई थिंक लियोनार्डो डिकैप्रियो है, या पता नहीं वो है, लियोनार्डो डिकैप्रियो, आई थिंक लियोनार्डो डिकैप्रियो। ब्लड डायमंड, ब्लड डायमंड एक तरह के ऐसे डायमंड्स को बोलते हैं जो कहां मिलेंगे, जो आपको अफ्रीका में मिलते हैं। और अफ्रीका में क्या होता है, अफ्रीका में लोगों को इलीगली तरीके से निकाल के आप कहां लेके आते हैं? यूरोप में लेके आते हैं, और उनकी स्मगलिंग होती है। उसे बहुत सारे पॉइंट्स पे दिखा है, ठीक है। एक मूवी और है, द सन ऑफ सन्स। द सन्स ऑफ सन, जैसे मैंने रॉकेट बॉयज बताई थी, जैसे मैंने क्या बताई थी, मार्शियन बताई थी, तुम्हें हाईली बताते। अब इस द सन्स ऑफ सन्स में क्या दिखाया उन्होंने? ये दिखाया है कि कैसे क्या करते हैं, वुमेन को क्या करेंगे? रेप करेंगे एंड किल कर देंगे, एंड चिल्ड्रंस को क्या करेंगे? अबडक्ट कर लेंगे, चिल्ड्रन को अबडक्ट करेंगे, इनको रखेंगे, ठीक है, ठीक है, और चिल्ड्रन को कैसे? सिर्फ बॉयज को, इनको बहुत दिन तक भूखा रखेंगे, रोक के रखेंगे, ठीक है, फिर एक दिन बाहर निकालेंगे, ठीक है, निकालते इनको क्या करेंगे? नशेली दवाई देंगे, स्नैक वगैरह नशे, ठीक, भूख में है, नशे के ऊपर डिपेंडेंस बनाएंगे, और फिर इनको क्या कर देंगे? हथियार दे देंगे। अब जब भी लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे? बच्चे लड़ेंगे। और सबसे बढ़िया है ये AK-47, बंदर चला सकता है तो बच्चा तो चला ही सकता है, रिकॉइल फोर्स बहुत कम, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। और एज अ मेरे कंट्री है, मेरे पास बुर्किना फासो है, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक कंट्री है दैट इज माई बुर्किना फासो, ठीक। इसमें लिबेरिया लिखो गाइस, लिबेरिया में एक माउंटेन लिखो, सिर्फ एक माउंटेन, माउंट वुटेने, माउंट वुटेने। एक ये लिख लो मनो, और ये कबीला, सॉरी कवाला। आपको दिखाई दे रहा है दिन का? प्लीज बता देना नहीं दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट योर, ठीक है, नहीं याद करोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सिरा लियोन, गियोना, सेनेगल कुछ दिक्कत नहीं है, मॉरिशस, मोरिटानिया, ठीक है। लास्ट लिखो गाइस, ध्यान रखना है व्हाइट वोल्टा, रेड वोल्टा और ब्लैक वोल्टा, दे विल फॉर्म लेक वोल्टा इन घाना, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है, देयर इज ए टेना कोउरोउ माउंटेन, यहां से लॉन्गेस्ट रिवर निकलती है ब्लैक वोल्टा, ठीक। ब्लैक वोल्टा, व्हाइट, रेड वोल्टा एंड व्हाइट वोल्टा, ठीक। अगर किसी को नहीं याद रहता है तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे डार्क क्या है? ब्लैक कलर, फिर उससे हल्का क्या होगा? रेड कलर, और फिर सबसे ज्यादा हल्का कलर
व्हाइट कलर, ब्लैक रेड व्हाइट, डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट, और लेक क्या बनाएंगे, वोल्टा कहां पे, घाना। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, कल फॉरेस्ट में थोड़ी देर में वो जाएंगे, अगला कौन सा करना है, एशिया में आना है या अमेरिका में चलना है? कितने लोग अमेरिका के फेवर में, कितने लोग एशिया के फेवर में? ओके, अमेरिका, रुक पूछ रहा हूं, रुको शांति करो। ठीक है, एशिया के फेवर में कितने लोग हैं? तुम्हारी नहीं चलती, दोनों में हाथ थोड़े उठाने हैं, 1 2 3 मेजोरिटी मीन्स कहीं जाना है, एशिया वो करते हैं कल। ठीक है, अमेरिका, और स्टार्टिंग अब अमेरिका दोनों होंगे, फर्स्ट नॉर्थ अमेरिका देन साउथ। ब्लैक वोल्टा का ये स्टार्ट सबसे लंबी रिवर है, तीनों में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये ताना कोवरो माउंटेन से स्टार्ट होती है, जो हाईएस्ट पीक है किसकी, बुर्किना फासो की। और अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा सिविल वॉर से वुमेन की एट्रोसिटी के अगेंस्ट में, और सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा जो कंफ्लिक्ट्स होंगे दैट इज हैपन इन बुर्किना फासो। सबसे ज्यादा सिविल वॉर, सबसे ज्यादा कंफ्लिक्ट, सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, सबसे ज्यादा फाउंड इन बुर्किना फासो। क्या रीजन है, क्या रीजन, देखो सबसे बड़ा रीजन सुनो, बुर्किना फासो में क्रिश्चियनिटी आई। ठीक, क्रिश्चियनिटी, यहां पे कुछ लोकल एथनिक ग्रुप्स थे कुछ लोकल एथनिक ग्रुप, कुछ लोगों का कन्वर्जन हो गया। अब क्रिश्चियनिटी में भी 2 चीजें आई, वन इज कैथोलिक, दूसरे इज ऑर्थोडॉक्स, वन इज ऑर्थोडॉक्स, दूसरे कैथोलिक। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स क्या है, वो पुरानी बाइबल को मानेंगे, जो कैथोलिक क्या है, वो चर्च को मानेंगे, वो जीसस को मान रहे हैं। ठीक है, फर्क दोनों में ये, ऑर्थोडॉक्स पुराने वाले, जो होली ग्रेल्स वगैरह है, पुरानी बुक्स थी बाइबल से पहले, उनको मान रहे थे, और जो चर्च वाले, क्रिश्चियनिटी वाले हैं, सॉरी कैथोलिक वाले, वो चर्च को ज्यादा बिलीव करते हैं, दे विल बिलीव इन पोप, रोमन एम्पायर, जीसस, इन सब में ज्यादा बिलीव करते। तो एक तो इसके खुद के ग्रुप बन गए, दूसरा क्या था, दूसरा इसके एथनिक ग्रुप्स का ये हो गया। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, रिलीजन के बिहाफ पे, जो डाइवर्सिटी थी वो ज्यादा। एंड एक बहुत ही फेमस कहा होता है कि रिलीजन इज ए फूल फॉर, रिलीजन इज ए ओपियम फॉर फूल्स। ओपियम समझते हो, कि फूल्स लोगों के लिए क्या है, रिलीजन अफीम की तरह काम करेगा। डाइवर्सिटी आई, और डाइवर्सिटी के हिसाब से तो अगर डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी के सबसे प्रॉब्लम क्या, डाइवर्सिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप इसके बिहाफ पे लोगों के बीच में मतभेद क्रिएट कर सकते हो वेरी इजीली। ठीक है, नॉट विल हैपन, खत्म किया। दिस इज वन ऑफ द रिलीजियस कैटेगराइजेशन, वन ऑफ द मेन रीजन। सारा गेम किसका है, सारा गेम रिसोर्सेज का। सिविल वॉर, आइडियोलॉजी सब, लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्टेड क्या है, बुर्किना फासो।